तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के बीच में से निकाले हुए हैं और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के बीच में जो टेक्स्ट लिखा है उसमें से क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलते रहिए, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी पेज नंबर 46 से लिया हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे फोर्स बताना है, दो चार्जेस दिए हुए हैं, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि कुलम्स लॉ के बारे में। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कि Q1Q2 by R स्क्वायर, तो हमें फोर्स यहाँ पे मिल जाने वाला है। K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 के बराबर। सो 9 × 10⁻9 इंटू Q1 इज 2 × 10⁻6, Q2 कितना है 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर या 0.09 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 0.09 को 9/100 लिख सकता हूं। तो यहाँ एक 9 से एक 9 कैंसिल आउट हो गया। ये 10⁻9 है, 10⁻2, 10⁻11 हो गया और 10⁻1 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये 2 × 3 6, 6 × 10⁻1 0.6 न्यूटन आपको आंसर मिल जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से? अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है, 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट।
ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए, इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के हेडफोन्स हैं, और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि 4 पॉइंट चार्ज है हमारे पास। QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम -2, QB हमारे पास है -5 माइक्रोकूलम, QC इज -2 माइक्रोकूलम एंड QD इज -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इन साइक्लिक ऑर्डर, यानी कि ABCD एक साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के सेंटर पर आपको रखे हुए चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स बताना है कितना होगा। तो यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं। एक हमारे पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों वर्टाइसिस पे चार्जेस रखे हुए हैं A, B, C और D, ठीक है। A के ऊपर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, यहां पे जो चार्ज है वो है -2 माइक्रोकूलम, और B पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, B पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, और C पर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, C पे चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, और D पर चार्ज है हमारे पास -5 माइक्रोकूलम। तो ये आ गया आपके पास -5 माइक्रोकूलम। तो ये चार्जेस हैं इन चारों पॉइंट्स पर, और जो साइड है इस स्क्वायर की वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी साइड है, और हमने एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का इसके सेंटर पर, 1 माइक्रोकूलम का सेंटर पर चार्ज रखा है। हमें नेट फोर्स निकालना है इस चार्ज पर कितना लग रहा होगा इन चारों फोर्सेस, चारों चार्जेस की वजह से। देखिए बेटा ध्यान से, ये -5 माइक्रोकूलम है, ये -5 माइक्रोकूलम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा अलोंग द डायगोनल। सिमिलरली इसके ऊपर इसकी वजह से यहां पर फोर्स लग रहा होगा डायगोनल के अलोंग इस तरफ। दोनों चार्जेस बराबर हैं तो बराबर फोर्स लगाएंगे, तो ये यदि F है तो ये भी F के बराबर होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ऑपोजिट सेंस में। यहाँ -2 माइक्रोकूलम, यहाँ -2 माइक्रोकूलम, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्सेस भी बराबर होंगे बिकॉज इस चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से और इस चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से बराबर है। ये दोनों चार्जेस आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों चार्जेस इस पॉइंट पर एक बराबर फोर्स लगाएंगे, तो ये वाले फोर्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो नेट फोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो कोई भी नेट फोर्स इस सेंटर वाले चार्ज पर नहीं आपको मिलने वाला है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0 के बराबर। पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। एक सिस्टम है दो चार्जेस का, QA this much and QB is this much, located at point A 0, 0, -15 and B 0, 0, 15 respectively. The electric dipole moment of the system will be equal to. तो हमें डायपोल मोमेंट बताना है पूरे सिस्टम का कितना होगा। तो आप देखिए बेटा कैसे सवाल को सॉल्व किया जाए। मान लीजिए आपके पास ये z एक्सिस है, ठीक है, ये z एक्सिस है। तो पहला जो चार्ज है वो 0, 0, -15 पर है। ये मान लीजिए 0, 0, 0 है, तो ये कह सकते हैं z की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पे z की वैल्यू होगी -15, और यहाँ पर z की वैल्यू 15 पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है, और इन चार्जेस की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और यहाँ पे है -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। तो देखिए हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट एक सिस्टम है दो चार्जेस का जिनके मैग्नीट्यूड समान, नेचर ऑपोजिट है, तो इनका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा P इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। So this will be the direction of dipole moment. डायरेक्शन के बारे में जोर नहीं दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2.5 into 10 to the power -7 into distance between them is 30 सेंटीमीटर। देखिए चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, बिकॉज यहां से 15 है और यहां से यहां का डिस्टेंस 15 है, तो 15 + 15 जो है 30 आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर में। 30 into 10 to the power -2। तो भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 से ये हो जाएगा 0.3, और 0.3 यहाँ पे कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.75 into 10 to the power -7, या इसको लिख सकते हैं आप 7.5 into 10 to the power -8,
तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, कूलम मीटर में आंसर हमें मिल जाएगा सी ऑप्शन। ठीक बात, समझ गए। पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है कि पॉलिथीन पीस है और उसको रब किया जाता है वूल के साथ, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस मच कूलम। तो चार्ज कितना है, माइनस ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन पॉलिथीन इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू NE होता है, तो हमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो हमें क्या करना होगा, Q बाय E के बराबर वैल्यू हमें मिल जाती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, तो चार्ज कितना दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो 1.6 से ये चला गया 2 बार, तो आपको यहां से आंसर मिल जाता है 2 इंटू 10 टू द पावर 13। 2 इंटू 10 टू द पावर 13 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। 13 और 6 19, बिल्कुल ठीक। तो आंसर मिला लीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर 13 विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो आपका सही आंसर मिल जाता है। 46 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला सवाल है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन है वो फॉल करता है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इतनी डिस्टेंस वो नीचे गिर जाता है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। द टाइम ऑफ फॉल इफ E इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। पेज नंबर 21 पे सवाल ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, नीचे की तरफ मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक, ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन फॉल करता है रेस्ट से, फॉल करता है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा होगा E इंटू E के बराबर और ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इतना डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है, 2 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर के बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसका पूछा गया है टाइम कितना इसको लगने वाला है, टाइम कितना लगेगा। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखूं कि एक्सेलरेशन इसका कितना होने वाला है। एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका E, कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 4। तो यहां लिखेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 4 और नीचे आ जाएगा मास विच इज 9.1 या अप्रोक्सीमेटली 9 मान लेता हूं 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31। तो यहां से आपको मिलेगा बेटा 3 से गया है 3 बार, 3 से गया है 2 बार, 3 से गया है 3 बार। सो 3.2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 15 माइनस में प्लस में 31, तो ये कितना आ गया आपके पास 16 आ गया। तो आपको मिल जाएगा 1 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम हमें निकालना है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई मूव करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बताया जा सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख लेता हूं, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 10 टू द पावर 16 इंटू टाइम का स्क्वायर t का स्क्वायर। तो यहां आपको मिल जाएगा 2 और 2 4, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये t स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहां से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो t मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर जो है हमें मिल जाता है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है ये, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे दिया है सवाल जो एनसीईआरटी पेज नंबर 17 पे है और यहां दिया है क्वेश्चन में कि कंसीडर चार्ज Q माइनस Q एंड Q प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ माइनस Q चार्ज ड्यू टू द अदर्स। तो माइनस Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स इन बाकी दो चार्जेस की वजह से हमें कैलकुलेट करना है कितना लग रहा होगा। देखिए सबसे पहली बात, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे हैं, तो मैं एंगल के बारे में बात कर सकता हूं। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी K Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज L स्क्वायर। ये वाला जो पार्टिकल है ये इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा ऐसे और उस पर फोर्स लगेगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ठीक है, तो एक फोर्स आ गया ये, दूसरा फोर्स आ गया ये, दूसरा फोर्स आ गया ये।
ये दो फोर्सेस इस पॉइंट पर लग रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर है, तो हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि दो वेक्टर है हमारे पास, एक है F दूसरा भी है F और इनके बीच में एंगल जो है 60 है, तो इनका रिजल्टेंट जो है होगा F रिजल्टेंट, वो आप निकाल सकते हैं F स्क्वायर प्लस 2FF cos 60 डिग्री। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 3F, तो आंसर मिल जाएगा √3 और यहाँ पे KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, ये नेट फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, K को 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, सो √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे Q स्क्वायर अंडर रूट से बाहर है, ठीक है, Q स्क्वायर अंडर रूट से बाहर है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 से लिया हुआ है। Which among the given statement is incorrect statement? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहां देखिए कि for every positive point charge electric field lines will be directed radially outward from the charge। तो यहाँ पे यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज की बात करें, यहाँ पे A आना चाहिए, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है। For a positive point charge electric field lines will be directed radially outward from the charge। एक चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस होती हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट पहचानना है। सेकंड ऑप्शन लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। बिल्कुल ठीक बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का फंक्शन होते ही हैं। यदि पॉइंट चार्ज की बात करूं तो ये 1/r² आ जाता है। The electric field due to a point charge has spherical symmetry। स्फेरिकल सिमेट्री होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। A test charge Q experiences electric force F at a point, then electric field intensity is defined as E is equals to F vector divided by Q square। तो यहाँ पे Q square नहीं आता। जब हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है पर यूनिट चार्ज, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, पॉजिटिव चार्ज यदि रखा जाए उस पॉइंट पर, तो उस चार्ज के द्वारा फील होने वाला जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो Q स्क्वायर नहीं होता, Q होता है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है गलत है, हमारा आंसर भी हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और इनको रिलीज कर दिया जाता है रेस्ट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पहचानना है, क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां देखिए बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं यहां पे इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और हम इसे छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों में अंतर पहले देख लीजिए, अंतर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये प्लस चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब मास की बात करें तो इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg और इसका मास होता है 1.6 × 10⁻27 kg। तो आप देख सकते हैं कि 4 गुना मतलब 10⁴ टाइम्स जो है इसका मास ज्यादा है, इसका मास है ज्यादा, ये भारी है और ये हल्का है। ये हल्का है, एकदम फेदर लाइट है और ये बहुत ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें पहचानने हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होने वाले हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल थ्रू सर्टेन डिस्टेंस इज मोर फॉर एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हम जानते हैं कि यदि इसको रेस्ट से रिलीज किया जाए तो S = ½ ET² फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यदि S डिस्प्लेसमेंट दोनों करें, इनको रेस्ट से छोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जाएगा नीचे और ये प्रोटॉन जाएगा ऊपर। यदि मैं बराबर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं कि ये भी S डिस्टेंस जाए और ये भी S डिस्टेंस नीचे आए, तो टाइम दोनों में किसमें ज्यादा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो टाइम है उसको लिख सकता हूं मैं 2S/a का अंडर रूट। तो जिसका एक्सेलरेशन अच्छा, एक्सेलरेशन को भी क्या लिख सकता हूं, QE/m लिख सकता हूं। तो भैया यहाँ पे टाइम जो है आ जाता है √m के प्रोपोर्शनल। टाइम इज अंडर रूट ऑफ m। तो जिसका मास ज्यादा है उसका टाइम ज्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका टाइम कम होगा। तो टाइम रिक्वायर्ड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होगा, लेकिन नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन कम टाइम लगाएगा। इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन विल बी मोर। गलत है भैया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज बराबर हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स E के बराबर होता है, Q × E के बराबर होता है। यदि चार्ज बराबर है तो दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स भी बराबर होगा। थर्ड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन इज मोर। एक्सेलरेशन प्रोटॉन का ज्यादा नहीं होगा
बिकॉज उसका मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। बल्कि काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय बोथ द चार्जेस इन मूविंग थ्रू द सेम डिस्टेंसेस आर इक्वल। यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें, डेल्टा के ई क्या होता है बेटा, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स। और वर्क डन बाय फोर्स को क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट है एस। तो आप देख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, हेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है और यही हमारा आंसर होगा। तो फोर्थ वाला आंसर जो है आप टिक कर दीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो एनसीईआरटी पेज नंबर 24 से लिया है। रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज /r इज फील्ड लाइंस कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ठीक बात है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इंडिकेट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स। ठीक बात है। रिलेटिव जो डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि जहां पर फील्ड लाइंस पास पास हैं वहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट सो क्लोज। तो ठीक स्टेटमेंट है। फील्ड लाइंस क्राउड वेयर फील्ड इज वीक, गलत लिखा है यहां पे। फील्ड लाइंस भीड़ इकट्ठा करती हैं जहां पे फील्ड स्ट्रांग होता है। तो ये लाइन से गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन में कहा गया है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं जो हम बता ही चुके हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आप यहां पे टिक कर देंगे। तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि मान लीजिए आप सवाल को कर रहे हैं जल्दी में और आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा और पहला स्टेटमेंट आपको लगा सही है और आप यहाँ पे ए ऑप्शन टिक करके आ गए ओएमआर में आपने ए ऑप्शन भर दिया, लेकिन हमें पता है कि यार फोर्थ ऑप्शन ज्यादा सही है, इसका आंसर फोर्थ ही होगा। तो आप हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़ें, भले ही आपको 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन आप चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, बिकॉज हो सकता है चौथे ऑप्शन को देख के आपको कुछ और दिमाग में आ जाए और आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका था वो बदल जाए, या कुछ भी हो सकता है ना। तो सारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ें, ऐसे जल्दी में ना करके आए।